Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. पहले आर्टिकल में रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल में नॉमिनेशन के बारे में बात करेंगे जे के असेंबली के एंड देन लास्ट में हम स्पेस सेक्टर के बारे में बात करेंगे साइंस एंड टेक में। आइए सबसे पहले हम जानते हैं पहले आर्टिकल के बारे में। देखिए ये तो आपको सभी को पता होगा, इंडिया में अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार। अब हुआ ये कि इन्होंने एक बयान दिया बिहार इलेक्शन के कंटेक्स्ट में। बिहार में आपको पता होगा कि सिस्टमैटिक एक अपडेट कर रहे थे इलेक्टोरल रोल्स को, तो जिसके बाद 65 लाख लोगों का वोटर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वोटर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट में यह कहा था इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप इनके नाम को पब्लिश करो कि किनके नाम आपने इलेक्टोरल रोल से हटा दिए हैं। अब इस बात से कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी भी क्रिटिसाइज कर रही थी इलेक्शन कमीशन के रोल को। एंड अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन पार्टीज है मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है। एंड ये इस बात को लेके जो आपकी ऑपोजिशन है यानी इंडिया ब्लॉक, वैसे तो इंडी अलायंस कहा जाता है, इंडिया ब्लॉक, ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली चार्ज बिहेवियर है। ये क्या है? पॉलिटिकली चार्ज बिहेवियर। आप जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में बात कर रहे हैं, तो इस बात पे इनके अगेंस्ट मोशन लाने की बात हो रही है अभी पार्लियामेंट के अंदर। अब देखो सबसे पहली बात यहां पे आपको समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। ये मल्टी मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर्स आते हैं इसमें, और पहले मेंबर रहते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। इनको रिमूव करने का प्रोसेस जजेस की तरह है, वेराज इलेक्शन कमिश्नर्स को इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। वहां पे सिर्फ इतना लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे ये बात आ जाती है कि भाई इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटीज है, हमें इसे समझ लेना चाहिए। पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन आपके इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। अब इसके रोल्स डाइवर्स हैं, जैसे एडवाइजरी रोल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और शेड्यूल 10 के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है एमपी और एमएलए की, उसमें एडवाइस देते हैं ये स्पीकर्स को या चेयरपर्सन्स को। उसके साथ साथ इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो हैं, जैसे मान लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को यहां पे एडवाइस करते हैं, एडवाइजरी रोल भी है इनका। एंड अगर आप देखें रिकॉग्निशन की, तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, स्टेट नेशनल पार्टी, ये इनका काम है। प्लस सिंबल एलोकेट भी यही करते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। अगर कोई डिस्प्यूट आता है सिंबल के रिगार्डिंग तो उसको सॉल्व करना यानी जुडिशियल पावर भी यहां पर इनके पास आ जाती है। इलेक्शन कंडक्ट करने का तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन ये कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, ये एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रेगुलेशंस को मेंटेन करते हैं, एंड साथ के साथ वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, रिवाइज करना और पब्लिश करना, ये भी इन्हीं का काम है। अब इनकी अपॉइंटमेंट को लेके बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही थी। देखो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट ऑन एड एंड एडवाइस वर्क करते हैं। और पहले क्या होता था कि आपकी जो गवर्नमेंट है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर अनूप बरनवाल केस 2023, इससे पहले तक इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपकी एंड अदर कमिश्नर एक्ट था उसके तहत ये कहा जाता था, या एक प्रेसिडेंट था सॉरी, कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड किए जाते थे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये आपके प्रेसिडेंट को बताते थे और उनके बेसिस पे इन्हें अपॉइंट किया जाता था। मतलब 2014 से पहले तक तो इतना भी डेमोक्रेटिक नहीं था कि ऑपोजिशन का कोई रोल था। बट 2023 में इस बात का संज्ञान लिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने और इन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये मिलकर सिलेक्ट करेंगे कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। अब सिलेक्ट कमेटी बन गई, बट गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आते हैं 2023 में, और यहां पर सीजीआई को हटा के आपके कैबिनेट मिनिस्टर को इनरोल किया जाता है। बट अगेन आपको एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस देखने को मिलती है, तो इस बात को लेके कई बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो वैसे इनिशियली ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, बट बाद में 1989 में जब आपकी जो इलेक्शन एज है 21 से घटा के
18 की गई थी तो उस टाइम मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई थी, एंड वहां से आप देखते हो आज तक क्या रही है। वैसे बीच में कुछ टाइम ऐसा भी हुआ था कि वापस सिंगल मेंबर बॉडी बना दी थी, बट अभी क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर यहां पे रहते हैं, सबकी को इक्वल पावर्स है। यहां पे डिसीजन मेजॉरिटी वोट्स के अकॉर्डिंगली यहां पे लिया जाता है। तो अभी इनकी टेन्योर क्या है, 6 साल और 65 साल की उम्र, एंड सैलरी इनको इक्विवेलेंट मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। तो अभी रिमूवल प्रोसेस मैंने कहा कि जैसा सेम सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला इंपीचमेंट का प्रोसेस है, पार्लियामेंट से होके जाना पड़ेगा, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिएगी। आप मोशन तो ले आएंगे, बट यहां पर कहीं ना कहीं वो मेजॉरिटी नंबर शायद लाने में ऑपोजिशन को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इलेक्शन कमिश्नर की बात कीजिए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे उनको रिमूव किया जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहां पे याद रखना है। अब अगेन सेकेंड कॉन्ट्रोवर्सी इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब अभी यूटी बना तो यहां पर गवर्नमेंट लेके आई आपका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें सेक्शन 15, 15A, 15B जो एलजी है इनको पावर देते कि ये 5 एमएलए को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की भी बात करें तो जो आपके गवर्नर्स होते हैं उनको अपनी डिस्क्रिप्शन कम होती है, एड एंड एडवाइस पे वर्क करना पड़ता है जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बिहाफ पे। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई क्या इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या ये 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है? तो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। अगर आप यूटीज की बात करें तो आप यहां पे पुडुचेरी का एग्जांपल लीजिए, 30 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, और ये यूनियन गवर्नमेंट अंडर लाइक यूटी एक्ट 1963 उसके अंडर ये आपकी पावर किसको दे रखी है, आपके एलजी को, कि वो यहां पर नॉमिनेट करेंगे। अब इसमें के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर पुडुचेरी असेंबली में विदाउट कंसल्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया गया, कहा कि भाई कोई अमेंडमेंट लॉ के अंदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है नॉमिनेट कर सकते हो आप एमएलए, बट ज्यादातर केसेस में देखने को मिलेगा ये रूलिंग पार्टी से अलाइंड होंगे। तो इस वजह से यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि भाई अगर यूटी में आपकी कोई और गवर्नमेंट है और नॉमिनेट वहां पर किसी और की रिकमेंडेशन पे पोर्शन हो रहे हैं तो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो सकती है। वैसे सिर्फ यहां पर नॉमिनेशन की बात नहीं होती, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को कर सकते हैं प्रेसिडेंट, बट इसमें यूनियन काउंसिल की आपकी एडवाइस चाहिएगी इन्हें। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, ये कुछ एरियाज है जिसके अंदर नॉमिनेशन पॉसिबल है। देन 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स होते थे, बट कहीं ना कहीं अब इसका चलन नहीं रहा। इवन स्टेट में भी इस तरह के प्रोविजन है, जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एक था, पर 2020 में इन दोनों चीजों को अबॉलिश कर दिया गया। बट अभी भी जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें 1/6 मेंबर नॉमिनेट होते हैं गवर्नर के द्वारा, बट इसमें एड एंड एडवाइस ली जाती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो अभी ये इशू आपका पहुंचता है, कोर क्वेश्चन ये था कि भाई कौन यहां पर नॉमिनेट करेगा। तो कहा गया कि भाई यूटी के जो गवर्नमेंट है या एलजी, इनमें से यहां पे यूटी के जो एलजी हैं वो नॉमिनेट करेंगे, ऐसा इन्होंने हलफनामा सबमिट किया है हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के। तो कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी इस बात पे नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक टिल्ट मेजॉरिटी की तरफ देखने को मिलता है कि भैया जो आपकी सेंटर में गवर्नमेंट है उनकी दखलंदाजी रहेगी स्टेट में या यूटी में। तो इस चीज को लेके कई लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। बट एक मेजर रूलिंग की हम बात करें तो दिल्ली में ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की बात की गई थी, एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अकाउंटेबल है मिनिस्टर को, मिनिस्टर अकाउंटेबल है लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेचर को, एंड लेजिस्लेचर अकाउंटेबल है लोगों को। तो यहां पे कोई भी डिसीजन लेते हैं वो एड एंड एडवाइस पे होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। वैसे आपका यूटी जो है वो डायरेक्टली सेंटर के डोमेन में आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इंडिया के स्पेस सेक्टर में क्या चल रहा है। तो भैया आने वाले समय में हमारा व्योम मित्र करके एक अनक्रू मिशन जाने वाला है 2026 में, 2027 में हमारा गगनयान जाने वाला है, 2035 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एंड भारतीय पहला 2040 में मून के ऊपर कदम रखेगा।
कहा जा रहा है कि भाई हमारा स्पेस सेक्टर अप्रोक्सीमेटली $45 बिलियन का होगा अगले कुछ सालों में, जो अभी करंटली वैल्यू करता है $8 बिलियन के आसपास। तो कहा जाता है अभी हम 2% ग्लोबल स्पेस सेक्टर का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये 8% हो जाएगा एंड 2047 तक ये 15% होगा। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स पहले एक ही था 2022 तक, बट अब 200 से ज्यादा हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आ चुकी है एंड अभी पीपीपी पार्टिसिपेशन या प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म चल रहे हैं, जैसे 100% एफडीआई हमने अलाउ करी है। इन स्पेस ने अभी आपको पता होगा पिक्सल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, लगभग 12 के करीब ऐसी सैटेलाइट हम लॉन्च करने वाले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हम प्रमोट करने की कोशिश करें थ्रू इन स्पेस। पॉलिसी में भी शिफ्ट आपको देखने को मिला, 2014 के बाद प्राइवेट सेक्टर को यहां पर प्रमोट किया गया। सबका प्रयास विजन में हम कह रहे हैं कि भैया 450 से ज्यादा एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते स्पेस इंडस्ट्री की सप्लाई चेन में, अब इन्हीं को हम आगे लेके चलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि 2035 तक $45 बिलियन की इकोनॉमी बन सके। स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रमोट करेंगे ताकि जॉब क्रिएशन हो, इनोवेशन हो, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। 8 to 10% हम ग्लोबल इकोनॉमी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वेलेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एंड नेविगेशन के लिए स्पेस सेक्टर का होना बहुत जरूरी है एंड कहीं ना कहीं आपकी स्पेस डाटा ऑटोनॉमी के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि हम एक मेजर पावर बने स्पेस सेक्टर में। फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को पुश कर रहे हैं, लॉन्च व्हीकल्स में, सैटेलाइट्स में, एआई स्पेस इंटीग्रेशन में, रोबोटिक्स में, रीयूजेबल रॉकेट्स में भी हम इंडिजिनसली इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पीएसएलवी और जीएसएलवी के थ्रू हमने कहीं ना कहीं स्पेस फॉर ग्लोबल गुड, हमने अफोर्डेबल लॉन्चेस को प्रमोट किया है। देन स्पेस डिप्लोमेसी के थ्रू हम साउथ एशिया की सैटेलाइट, आपको पता होगा सार्क नेशन की हमने लॉन्च की थी एंड निसार अभी यूएस के साथ हमने मिलकर लॉन्च की है एंड इवन अभी जापान के साथ भी हम लूनर मिशन में कोलैबोरेट कर रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी वेरियस मॉड्यूल पे बात चल रही है। लॉन्ग टर्म विजन ये है कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेके आएंगे, एस्ट्रोनॉट को 2040 तक हम कहीं ना कहीं स्पेस में भेजेंगे एंड जिसके थ्रू हम आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे प्रमोट करेंगे इन द स्पेस सेक्टर। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक बार फिर से मिलेंगे नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।